अब बात करते हैं बीती रात के मैच की। वहां दिलचस्प बात यह हुई कि मुंबई की टीम आखिरी मिनटों में थोड़ा लड़खड़ाई, लेकिन इतनी कंफर्टेबल थी कि उसके बाद भी वो जीत गई। अब मुंबई के जो फैंस हैं वो उस थ्योरी पर वापस आ गए हैं कि भाई हमारी टीम तो लेट स्टार्ट करती है, लेकिन वो प्लेऑफ जैसे जैसे करीब आता है वो फिर अपने रंग में आ जाती है और फिर वहां से वो चैंपियन भी बन जाती है। क्या वाकई ऐसा होने वाला है या ऐसा नहीं होने वाला है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मुंबई ने हैदराबाद को 4 विकेट से हरा जरूर दिया है। हैदराबाद ने 163 रन का यानी 163 रन का टारगेट दिया था। मुंबई ने 6 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। हालांकि जैसा थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि बाद में जो विकेट थे वो जल्दी जल्दी गिरे, वरना और बड़ी जीत मुंबई की टीम हासिल कर सकती थी। 11 गेंद पहले ही मुंबई की टीम को जीत मिली है, यानी मुंबई की टीम ने इस मैच में 11 गेंद पहले ही जीत हासिल कर ली थी। और इस जीत के बाद जो उसका रन रेट है वो चूंकि माइनस में नहीं है, इसलिए वो 7वें नंबर पर पहुंच गई है। वरना अगर आप राजस्थान रॉयल्स की बात करेंगे, सनराइजर्स हैदराबाद की बात करेंगे या चेन्नई सुपर किंग्स की बात करेंगे, मैं टीम्स रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और सीएसके, यानी पॉइंट टेबल में नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10 की ये टीमें हैं। इन तीनों ही टीमों का जो नेट रन रेट है वो माइनस में है। तो आप ये सोचिए कि 4 पॉइंट है इन तीनों टीमों के पास। माइनस रन रेट की वजह से ये 8वें, 9वें और 10वें नंबर पर है। मुंबई की टीम अब 6 पॉइंट हासिल कर चुकी है क्योंकि उसने तीसरी जीत हासिल कर ली है और 6 पॉइंट हासिल करके वो आ गई है 7वें पायदान पर। ये एक दिलचस्प कहानी है इस मैच की और इसीलिए मुंबई के फैंस का जो जिक्र हमने किया वो आपने अभी सुना। अब आते हैं हैदराबाद की बात करते हैं। वहां कहानी जो है वो फंसी हुई है सलामी बल्लेबाजों के खेलने के अंदाज पर। अगर वहां पर आपको ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा एक फायरी, एक तूफानी शुरुआत दे देते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर वहां पे टीम फंस रही है। कल मुंबई के खिलाफ तो दिक्कत यह हुई कि अगर आप देखेंगे 7.3 ओवर में 59 रन पर यानी 59 रन बन गए थे और तब जाकर पहला विकेट गिरा था। आराम से हैदराबाद की टीम को 200 के आसपास पहुंचना चाहिए था, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि मध्य क्रम में बल्लेबाजों ने धीमी गति से रन बनाए। देखिए आपके सामने हैं आंकड़े। नीतीश ने 21 गेंद पर 19 रन बनाए और हेनरिक क्लासेन ने 28 गेंद पर 37 रन बनाए। अब ये 28 गेंद पे 37 रन शायद वनडे फॉर्मेट के लिए तो ठीक हो सकता है क्योंकि वहां पर 120 के आसपास की स्ट्राइक रेट है, लेकिन T20 फॉर्मेट में ये स्ट्राइक रेट चलती नहीं है। वहां पर तो कहानी चाहिए साहब 150 रन, कम से 150 की स्ट्राइक रेट हो कम से कम, तब जाकर आपकी जो पारी है उसका मैच पर असर दिखाई देता है, तब आपकी पारी का मैच के नतीजे पर इंपैक्ट दिखाई देता है। वरना 120, 125 की स्ट्राइक रेट अब T20 फॉर्मेट में थोड़ा ओल्ड थॉट मानी जाती है, थोड़ी आउटडेटेड मानी जाती है। यहां पर अगर आपको अपनी बेशक छोटी पारी हो, आपकी 35 रन 30 रन की पारी हो, लेकिन अगर वो पारी 150, 160, 170 की स्ट्राइक रेट से बनाई गई है तो उस पारी का मैच के नतीजे पर आपको बिल्कुल असर दिखाई देगा। बल्कि 120, 125 की स्ट्राइक रेट से आपने 80 रन बना लिए, तब भी हो सकता है आपकी टीम जो है वो हारने वाली टीम हो, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा मैटर ही यही करता है कि रनों की रफ्तार क्या थी। तो कल हैदराबाद की जो कमी रही सबसे बड़ी जो दिखाई देती है वो यही कि मिडिल ओवर्स में दोनों बातें आप कह लें कि मुंबई ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, या आप कह लें कि हैदराबाद के बल्लेबाज उस तरह से हाथ खोल ही नहीं पाए। मुंबई की गेंदबाजी पर भी बात करते हैं, जिसका जिक्र भी हमने किया, किस तरह से वहां किफायती गेंदबाजी हुई ये भी हम आपको दिखाते हैं कि आखिर हैदराबाद की टीम फंस क्यों गई। मिडिल ओवर्स में जो गेंदबाजी हुई है वो कमाल की हुई है। विल जैक्स ने शानदार गेंदबाजी की मुंबई के लिए, 3 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए उन्होंने। अब T20 में ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं कि आप 3 ओवर में जहां मतलब एक एक मैच में 50-50, 60-60 रन जा रहे हैं 4 ओवर के स्पेल में गेंदबाजों के, वहां एक गेंदबाज ने 3 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए। बुमराह का तो क्या ही कहना है, 4 ओवर किए 21 रन दिए सिर्फ और 1 विकेट भी लिया। ट्रेंट बोल्ट भी सेम पेज पर दिखाई दिए, 4 ओवर में 29 रन दिए और 1 विकेट लिया। अब होता क्या है कि जब आपके सामने इस तरह के वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हो, जहां पर ट्रेंट बोल्ट हो, जहां पर आपके सामने जसप्रीत बुमराह हो, तो अमूमन विरोधी टीम के जो बल्लेबाज होते हैं वो ये रणनीति अपनाते हैं कि भाई हम ऐसा करेंगे कि एक पर्टिकुलर गेंदबाज के खिलाफ जो है वो थोड़ा डिफेंसिव रहेंगे, लेकिन जब दूसरा गेंदबाज आएगा तो उस पर अटैक करेंगे। यहां तो कहानी उल्टी थी, यहां आप अटैक करेंगे किस पे? यहां तो जसप्रीत बुमराह है, 4 ओवर में 21 रन आपके सामने, उनके स्टैट्स हैं, इकोनॉमी 5.25 की, यानी प्रति ओवर सिर्फ
5.25 रन दिए जसप्रीत बुमराह ने। विकेट का कोटा जो है वहां पर आपको सिर्फ 1 पॉइंट दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी हुई है, ये विल जैक्स जिन्होंने 3 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट लिए, यानी 4.66 की इकोनॉमी, 1 ओवर में 5 रन तक भी नहीं खर्चे। और शायद यही जो 4-4, 8 और 3 11 ओवर थे जो मुंबई की टीम की तरफ से फेंके गए, उस 11 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 64 रन बने हैं। अगर आप देखेंगे ये कमाल जो है वो रहा मुंबई के गेंदबाजों का। 4 ओवर में 42 रन जरूर दिए हार्दिक पांड्या ने, लेकिन वहां पर जो भरपाई थी वो जसप्रीत बुमराह, विल जैक्स और ट्रेंट बोल्ट ने की, जिन्होंने कुल मिलाकर 11 ओवर फेंके और सिर्फ 64 रन दिए उन 11 ओवर्स में। तो ये फिर वही वाली बात कि अब आप दोनों चीजें कह लें कि या तो गेंदबाजी बहुत ही शानदार हुई और या फिर हैदराबाद के बल्लेबाज इस बात का फैसला ही नहीं कर पाए कि किस गेंदबाज के खिलाफ उनको आक्रामक होना है और किसके खिलाफ रक्षात्मक रहना है। वो रक्षात्मक ही रहने की थ्योरी जो है वो हावी हो गई और यही वजह है कि 11 ओवर में सिर्फ 64 रन बना पाई ये तीनों गेंदबाजों ने, यानी विल जैक्स, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह ने शानदार अद्भुत गेंदबाजी की। T20 में मतलब 5 रन और 5.25 रन का जो इकोनॉमी होता है उसके लिए आप जितनी तारीफ करना चाहें वो करें, वो कम ही है। क्या कहा विल जैक्स ने, क्योंकि उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला है। 3 ओवर जिनका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, 3 ओवर में सिर्फ 14 रन। क्या कहा उन्होंने आपकी स्क्रीन पर, मेरे लिए और मेरी टीम के लिए टूर्नामेंट की शुरुआत धीमी रही थी, अच्छी नहीं रही थी, मुझे इस बात से बहुत झुंझलाहट हो रही थी, लेकिन अब लय मिल गई है। मैच की शुरुआत अच्छी नहीं थी, मुझसे कैच छूटा जो नहीं छूटना चाहिए था, मुझसे गेंद तक पहुंचने में देरी हुई, नई फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ने और तालमेल बिठाने में थोड़ा वक्त लगता है। अब सब कुछ ठीक है। मुंबई शानदार टीम है, कई बड़े खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, इसका फायदा उठाने की कोशिश करूंगा। ये विल जैक्स हैं जिन्होंने बल्लेबाजी में भी अच्छा योगदान दिया, उसके अलावा गेंदबाजी में तो उन्होंने कमाल ही किया। 3 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट। तो उनका ये कहना है कि मुंबई की टीम जो है वो उस तरह की शुरुआत टीम को नहीं मिली थी। फैक्ट है, वो तो हमने देखा भी कि किस तरह से उनकी टीम को शुरुआत उस तरह से नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद टीम जो है वो अब 3 मैच जीत चुकी है और अभी तक उसने 7 जो है वो मैचेस खेले हैं। तो अभी मुंबई की टीम के पास 7 मैचेस और हैं। उन 7 में से अगर वो 5 मैच भी जीत जाती है तो फिर वो प्लेऑफ के लिए बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक मजबूत दावेदार होगी, क्योंकि तब उसके खाते में 5 और 3 8 जीते होंगी, यानी 16 पॉइंट जो कहते हैं कि बेंचमार्क जैसा है। अगर आप 16 पॉइंट पा जाते हैं तो आप पहुंच जाते हैं, वहां तक पहुंच सकती है टीम। अब आते हैं, बात कर लेते हैं मुंबई की टीम की जीत में किस तरह से सभी बल्लेबाजों ने योगदान दिया। मतलब इसको आप दोनों तरह से देख सकते हैं। एक तो देखिए कि भाई जब सभी बल्लेबाजों को शुरुआत मिली तो उनको मैच फिनिश करना चाहिए था, उनको किसी दूसरे पर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अगर आप दूसरी तरह से देखें तो शायद ये भी कह सकते हैं कि हाँ, कोई एक खिलाड़ी पूरी जिम्मेदारी ले, इसकी बजाय वो जिम्मेदारी बढ़ गई और थोड़ा मुश्किल विकेट था जो देख के समझ में भी आ रहा है। वहां पर सबने थोड़ा थोड़ा योगदान दिया और आसान जीत रही मुंबई के लिए। मतलब अंत में जो 2 विकेट जल्दी गिरे, वरना वो 2 विकेट अगर नहीं गिरे होते तो ये जीत और हार का अंतर और बड़ा होता। मुंबई की जीत में सभी बल्लेबाजों का योगदान रहा। रियान रिकल्टन ने 31, रोहित शर्मा ने 26 रन बनाए, विल जैक्स ने 26 गेंद पर अहम 36 रन बनाए, जिनका अभी हम जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने गेंदबाजी में भी कमाल किया। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव 26, तिलक वर्मा 21, हार्दिक पांड्या भी 21 रन का योगदान उन्होंने भी दिया। जल्दी विकेट गिरने की वजह से वो जीत हार का अंतर थोड़ा छोटा लग रहा है, वरना वो अंतर थोड़ा और बड़ा नजर आता। चलिए अब बात करते हैं कप्तान साहब की मुंबई इंडियंस के, क्योंकि तीसरी जीत मिली है और अब ये जीत इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने जो इक्वेशन आपको बताया कि आपको 14 मैच खेलने, 14 मैचेस में से 7 मैच खेलने के बाद मुंबई के खाते में 3 जीत है। अब अगले जो 7 मैचेस हैं वहां पर अगर आप 5 मैच जीत लेते हैं तो 5 और 3 8 आप ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएंगे प्लेऑफ खेलने के लिए, क्योंकि तब आपके पास 16 पॉइंट्स होंगे। तो अब वो थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिला है इस मैच को जीत लेने से, वरना अगर ये मैच आप नहीं जीतते तब स्थिति बहुत कठिन हो जाती, क्योंकि तब फिर आपको अगले 7 मैचेस जो बचे हैं वहां पर 6 मैचेस जीतने होते हैं, यानी आपके पास गुंजाइश नहीं होती। अगर गलती होती तो फिर आपको खाली हाथ घर लौटना पड़ता। अब आपके पास थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस है। टीम अभी भी टॉप 4 में नहीं है पॉइंट टेबल में, लेकिन थोड़ी सी राहत की सांस ले रहे होंगे कप्तान साहब। इसलिए जो उन्होंने कहा वो भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपनी बेसिक बातों पर ध्यान रखा, शानदार गेंदबाजी हुई, शुरुआती ओवरों में गेंद थोड़ा रुक कर आ रही थी, इस बात को समझने के बाद हम गेंद की रफ्तार में बदलाव करते रहे, हमने यॉर्कर गेंदों का अच्छा इस्तेमाल किया,
जब हमें 42 गेंद पर 42 रन चाहिए थे तो मुझे लगा कि शायद मैच फंसेगा, लेकिन फिर जैसे ही बाउंड्री मिली वो तनाव खत्म हो गया। बिल्कुल सही बात है, 42 गेंद पे 42 रन। लगता है कि शायद कहीं एक आध ओवर बहुत अच्छा टाइट ओवर चला गया तो फिर उसके बाद थोड़ा सा जब आस्किंग रन रेट बढ़ेगा तो हो सकता है बल्लेबाज गलती करें, कहीं पर जाकर बात मैच फंसे। लेकिन फिर बल्लेबाज अगर उसी समय एक आध चौका एक आध छक्का निकाल दें तो फिर वो तनाव जो है वापस गेंदबाजी टीम पर चला जाता है, फिर वो तनाव वापस जो है बॉलर्स पर चला जाता है, ना कि बल्लेबाज पर। बिल्कुल यही कहानी रही मुंबई और हैदराबाद के इस मैच में, जहां पर आस्किंग रन रेट जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं, और चूंकि वो ज़्यादा बढ़ा नहीं तो बल्लेबाजों ने भी अपने स्वाभाविक खेल से बगैर कोई बहुत एक्स्ट्रा रिस्क लिए मैच में जीत हासिल कर ली। और निश्चित तौर पर बड़े रिलैक्स्ड होंगे हार्दिक पांड्या इस जीत के बाद, क्योंकि इस जीत से वो जो प्लेऑफ है उसके चांसेस अभी तक टीम के लिए बने हुए हैं। 6 पॉइंट उनके हो चुके हैं। अब कोशिश यही होगी, और मुंबई की टीम ऐसा करती आई है पहले भी, आप सबने देखा है कि किस तरह से एक स्लो स्टार्टेड टीम है, शुरुआत के मैचेस हारती है। पहला मैच तो वो मेरे ख्याल से पिछले 10-12 साल से लगातार हारी है। 2012 में शायद पिछला मैच वो ऐसा हुआ था कि जब पहला मैच मुंबई ने जीता था, वरना उसके बाद से लगातार पहला मैच मुंबई की टीम हारती है। लेकिन ये भी फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है कि 5 ट्रॉफी उसके कब्जे में है, और चेन्नई के साथ वो इस लीग के इतिहास की सबसे कामयाब टीम है। तो अभी इस टीम को खारिज कर देना बेवकूफ़ी होगी। आप इस टीम के परफॉर्मेंस पर नजर रखिए। संभव है कि अगर 1-2 मैच लगातार और जीत गए तो फिर इस टीम की रंगत ही अलग दिखाई देगी, क्योंकि यहां पर जो स्टार्स हैं वो चाहे तिलक वर्मा हो, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, चाहे रोहित शर्मा हो, या फिर बुमराह हो, वो ऐसे स्टार्स हैं जिनको पता है कि बड़े मुकाबले में एक फंसे हुए मैच में किस तरह से जीत हासिल की जाती है। थोड़ी सी मायूसी हुई सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, क्योंकि जिस तरह से इस टीम ने 2024 में परफॉर्मेंस की थी, उसके बाद से इस टीम से एक्सपेक्टेशन सबको ज़्यादा थी। पैट कमिंस क्या कह रहे हैं इस हार के बाद, वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस लीग के इकलौते खिलाड़ी हैं विदेशी जो टीम की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन उनको जो है वो मायूसी हाथ आई। पैट कमिंस ने कहा कि यहाँ का विकेट मुश्किल था, 160 रन कम पड़े, ये एक पेचीदा विकेट था। मुंबई के गेंदबाजों ने मैदान के उन हिस्सों को अच्छी तरह संभाला जिस तरफ हम रन बनाते हैं, यानी जो स्कोरिंग एरियाज हैं वहां पर उन्होंने फील्डिंग अच्छी की। छोटे स्कोर पर जीत हासिल करने के लिए हमें उनके विकेट लेने थे, जो हम उस तरह से नहीं कर पाए जैसा हम चाहते थे। हमारी गेंदबाजी में विकल्प थे, लेकिन सब कुछ मन मुताबिक नहीं हुआ। सही बात है, फैक्ट है भाई। पैट कमिंस जिस तरह के खिलाड़ी हैं, जिस तरह का उनका अनुभव है, आप ये नहीं कह सकते कि उनके पास विकल्प नहीं थे। हाँ, ये जरूर हुआ कि जिस तरह की स्ट्रैटेजी थी वो स्ट्रैटेजी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, वो जो चाहते थे मैदान में वो नहीं कर पाए। और अब जो स्थिति है वो यही है कि जितनी जल्दी से जल्दी उनको अब इस मैच में, इस पॉइंट टेबल में अपने आप को संभालना होगा, अगले मैचेस में लगातार जीत हासिल करनी होगी, तब जाकर ये टीम जो है वो पटरी पर आएगी, वरना फिर दिक्कतें जो है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बढ़ जाएंगी। और फिर ये नहीं भूलना चाहिए कि 2024 में इस टीम ने फाइनल खेला था। तो फैंस की एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि भाई एसआरएच भी बेहतर करे, और एसआरएच बेहतर करे इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो टॉप ऑर्डर में 3 खिलाड़ी हैं, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, वो वहाँ पर रन्स करें और बड़ी पारियां खेलें। मतलब वो 30-35 रन से अब काम चलेगा नहीं, क्योंकि अब हैदराबाद की टीम की जान जो है वो फंसी हुई है। अब निकलना है उससे, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा परफॉर्म करना होगा। वो अब 100% से काम नहीं चलने वाला, अब खिलाड़ियों को 101% परफॉर्म करना होगा, तब जाकर, और जीत की भूख दिखानी होगी 101%, तब जाकर इस टीम की किस्मत बदलेगी। वरना अब जो भी टीमें हारेंगी वो टीमें नीचे जो 4 टीमें होती हैं उसकी तरफ खिसकती जाएंगी। रहेगी हमारी आज के मुकाबले पर नजर। मुकाबले को लेकर जब शो आएंगे, प्रीव्यू शो लेकर आएंगे, तो आपको प्लेइंग 11 को लेकर, पिच रिपोर्ट को लेकर और डिटेल में एनालिसिस करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। बहरहाल स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।